नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको CE 5001 यानी कि डिजाइन ऑफ स्टील एंड RCC स्ट्रक्चर्स के अंदर यूनिट 3A यानी कि डिजाइन ऑफ सिंगल यूनिवर्स बीम की अच्छी तैयारी करनी है और इस विषय में A+ ग्रेड लाने की जिनकी इच्छा है। आपको इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और आप अगर मेरे साथ साथ काम करेंगे मेरे निर्देशन में तो ये अचीव कर लेंगे। देखिए, जब भी मैं आपके लिए कोई क्वेश्चन लेके आता हूँ वीडियो की फॉर्म में तो उसका आंसर भी होता है। तो आप पहले मेरे जो डायरेक्शन में ऐप के अंदर जो मैंने क्वेश्चन डाल रखे ना उनको आप जैसे मैं इंडिकेट करता हूँ वो क्वेश्चंस निकालो और उसको लिखो, उसके बाद आंसर लिखो। तो ये जो क्वेश्चन है, अच्छा, ये जो मैं अलग अलग वीडियो में जो क्वेश्चन ले रहा हूँ ना, ये एग्जैक्टली आपका जो सिलेबस के हिसाब से चल रहा हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको जो आज तक एग्जाम में नहीं आए, वो मैंने ले लिए हैं, क्या पता आ जाए, ताकि आपकी जो पढ़ने की एक निरंतरता जो है, कंटिन्यूटी, वो बनी रहे। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन इसके बिना काम चलना नहीं है, तो मैंने ले लिया। क्वेश्चन नंबर 6, इसके पिछले वीडियो में 5 क्वेश्चन थे, ये 6वां क्वेश्चन है। ग्रेड्स ऑफ स्टील एंड वैल्यूज ऑफ यील्ड स्ट्रेस FY। FY को कहते हैं, एक्चुअली F का मतलब स्ट्रेस, Y का मतलब यील्ड, पराभव प्रतिबल, और डिफरेंट ग्रेड्स। स्टील की अलग अलग ग्रेड के लिए यील्ड स्ट्रेस कितनी होती है, हमें केवल इस पे चर्चा करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब देखिएगा इसका आंसर क्या है। वैसे तो आपको कोड का जो पेज 15 है उस पे आर्टिकल 5.6 जो है क्लॉज, उसमें आपको कुछ बातें मिल जाएंगी, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। ये देखिएगा पेज नंबर 15, 5.6, पेज नंबर 15, ये देखिएगा 5.6, ये रीइंफोर्समेंट के बारे में। कभी कभार कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कि माइल्ड स्टील एंड मीडियम टेंसर स्टील जो है उनकी जो बार्स होती हैं वो किस कोड के द्वारा कंफर्म की जाती है। तो इसमें देखो लिखा IS 432 पार्ट 1। एक्चुअली ये जो कोड है जिसका बताया मैंने RCC का, IS 4562000, ये RCC के लिए, इसमें जो स्टील काम में लेते हैं ना उसके लिए अलग से कोड होते हैं। तो वो आपको ये याद रखना है, ये याद क्या रखना, किताब में ये कोड में मिल रहा है ना आपको, बस या आपको ये पता होना चाहिए यहाँ मिलेगा। तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं उसका आंसर इनमें छुपे होते हैं। जैसे आपसे कह दे कोई कि हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड स्टील बार्स है, वो किस कोड में स्टील के आते हैं RCC के लिए, आप कहेंगे IS 1786। हार्ड ड्रॉन स्टील वायर फैब्रिक कंफर्मिंग टू IS, तो इससे आएंगे IS 1566। फिर स्ट्रक्चरल स्टील कंफर्मिंग टू ग्रेड A, तो ये IS कोड इसमें 2062 है। लेकिन अभी हमारे जो प्रश्न है वो ये उस पर आधारित नहीं है। बात, ये बातें बता दी मैंने इस क्वेश्चन के संदर्भ में, कभी जरूरत पड़े तो इसको देखा जा सकता है। अभी जो हमें आंसर देना वो ये है। अभी क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टील की अलग अलग ग्रेड्स क्या होती हैं और उनके लिए यील्ड स्ट्रेस यानी कि पराभव प्रतिबल का मान क्या होता है। तो आपको आपके सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से केवल ध्यान रखना है कि अगर FY हम कहें कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ नहीं, और यील्ड स्ट्रेंथ यानी कि चारित्रिक सामर्थ्य अथवा पराभव सामर्थ्य किसकी, स्टील की, FY यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, उसको अगर FY कहते हैं
तो टू टाइप्स ऑफ स्टील आर यूज्ड। मोस्टली हम दो प्रकार की स्टील काम में लेते हैं। पहला होता है प्लेन माइल्ड स्टील बार्स। माइल्ड स्टील बार्स, इसको कई बार ये बोलते हैं प्लेन, साधारण सिंपल। दूसरा होता है HYSD बार्स। HYSD, इसका मतलब होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड। हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, ये जो टॉर स्टील होता है जिसमें आप भी देख रहे हैं पेन रिफिल मेरा बॉल पेन देख रहे हैं, ये प्लेन है, इसमें कोई रिंकल्स नहीं, कोई झुर्रियां नहीं है, कोई इसको ऐंठा नहीं गया, ये हम कह सकते हैं माइल्ड स्टील, ये प्लेन MS बार्स। वही आप देखे होंगे जो सरिये जिसमें ऊपर रिंकल्स होते हैं, मरोड़ वो तो मरोड़ हो जाता है ऊपर से, ऐसे सरिये आते हैं, उसको हम कहते हैं HYSD, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। इसमें भी दो ग्रेड होती है, एक तो FE मोड होता है फेरस, FE 415 ग्रेड और FE 500 ग्रेड। HYSD में दो ग्रेड होती हैं और प्लेन माइल्ड स्टील बार में एक ही होती है। इसमें जो एक होती है, इसको हम कई बार प्लेन MS बार को FE 250 भी कहते हैं। FE 250 ये नाम है इसका, FE 250। इसका मतलब है कि इसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो 250 न्यूटन पर mm² होती है। और ये जो FE 415 ग्रेड का स्टील है HYSD बार्स, इसकी यील्ड स्ट्रेंथ इस 415 के हिसाब से देखो तो 415 न्यूटन पर mm² होती है। और ये जो FE 500 ग्रेड है, इसकी यील्ड स्ट्रेंथ 500 न्यूटन पर mm² होती है। जितना ये FE लिखा ना, वो इसकी स्ट्रेंथ होगी, यानी FI हो गई। इसका आंसर ऐसे देंगे, जितना छोटा आंसर लिखोगे और सही लिखोगे तो नंबर ज्यादा मिलते हैं। आप अनावश्यक बातें लिखोगे, नंबर कट जाएंगे। आपके पेपर में लिखा मिलेगा आपको कि जो 3 नंबर के क्वेश्चन हैं उसको किससे ज्यादा आपको लिखना नहीं है, शायद 2-3 पंक्तियां लिखा होगा पेपर के अंदर, उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। तो मैंने बहुत शॉर्ट में बात समझा दी है। मोटे तौर पर अगर FI यील्ड स्ट्रेंथ है स्टील की, तो FE 250 ग्रेड के लिए 250 न्यूटन पर mm², FE 415 ग्रेड के लिए 415 न्यूटन पर mm², और FE 500 ग्रेड के लिए 500 न्यूटन पर mm²। FI के मान होता है। ये प्लेन माइल्ड स्टील बार्स है और ये HYSD यानी हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार है, इसको टॉर स्टील भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 8 नंबर में भी आ सकता है। उसने देखिएगा, लिमिट स्टेट से क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय लिमिट स्टेट, सीमांत अवस्था किसे कहते हैं। ये तो 8 में नहीं, सॉरी 3 में आएगा, छोटा प्रश्न है। इसमें केवल सीमांत अवस्था के बारे में पूछा गया कि सीमांत अवस्था क्या होती है, व्हाट इज लिमिट स्टेट। ये क्वेश्चन आप जब करें तो देखिए जरा, पेज नंबर 69, 2015 का पेपर, और क्वेश्चन पहले का पहला, उसमें सीमांत अवस्था पर एक टिप्पणी लिखी है, शॉर्ट नोट लिखी है, या इसके बारे में समझाइए, इस प्रकार की बातें लिखी होती है। तो मैं लिमिट स्टेट को समझाऊं उसके पहले कुछ बातें समझ लीजिएगा। पहले डिजाइन होती थी वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, वर्किंग स्ट्रेस मेथड WSM। और अब जो नया कोड आया है IS 4562000, उसमें सारा काम होता है लिमिट स्टेट मेथड से। तो लिमिट स्टेट मेथड में क्या होता है कि आपने केवल स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से चेक नहीं करना है, केवल सामर्थ्य की दृष्टि से चेक नहीं किया जाता। सामर्थ्य तो है, लेकिन वो सर्विस किस प्रकार से देगा, सर्विस में कहीं फेल ना हो जाए, तो उसकी सर्विसिबिलिटी जो होती है उस पर भी ध्यान दिया जाता है। और सर्विसिबिलिटी होती है उसके अंदर मोस्टली जो आता है वो एक तो आता है डिफ्लेक्शन, एक आता है क्रैक्स, यानी कि दरार है स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको बोल के सुनाता हूँ, क्योंकि अच्छा, ये पेज 67 में मिलेगा आपको इसका पूरा उत्तर, जिसको मैंने अपनी भाषा में ट्रांसलेट किया हिंदी के अंदर। पेज 67 पर मिलेगा 35.1, 35.1 पेज 67, देखिएगा।
ये पेज 67 और 35.1, ये देखिए, देखा ना आपके लिए 35.1 जनरल सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट। इसके अंदर आपको लिमिट स्टेट की मिल जाएगी परिभाषा, देखिएगा ये यहाँ पे मिलेगी, देखा ना कोई, कॉल्ड ए लिमिट स्टेट, देख रहा कोई, कॉल्ड ए लिमिट स्टेट। तो आप इसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आप डिफाइन कर पाएंगे। मैंने इन चीजों को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है, देखिएगा मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इस विधि में, किस विधि में, सीमांत अवस्था विधि में, इस विधि में कोई भी संरचना, कोई भी स्ट्रक्चर है, अपने संपूर्ण जीवन काल, थ्रू आउट इट्स लाइफ पीरियड, मान लीजिए किसी की लाइफ 100 साल है, किसी की 150 साल है, किसी 80 साल है, इस प्रकार से, तो कोई भी स्ट्रक्चर अपने संपूर्ण जीवन काल में, अपने संपूर्ण जीवन काल के दौरान अपने ऊपर आ रहे विभिन्न भारों को सुरक्षित रूप से वहन करने हेतु केवल अभिकल्पित ही नहीं किए जाते, यानी जो लोड आ रहा है ना उसको सेफली वो उठा लें, केवल इसलिए उनका डिजाइन नहीं होता, इसके अलावा कुछ और बातें भी होती है, देखा ना, करने हेतु केवल अभिकल्पित ही नहीं किए जाते, बल्कि सेवा कार्यता, ध्यान दीजिएगा वर्ड सेवा कार्यता, सर्विसिबिलिटी की आवश्यकताओं की पूर्ति पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। कि स्ट्रेंथ तो इसकी है, लेकिन ये सेवा काल के अंदर अपने पूरे लाइफ पीरियड के अंदर क्या क्या समस्या इसमें आ सकती है, एक निश्चित मानक तय किए जाते हैं, स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, उनको फॉलो करना होगा। अगर वो फॉलो नहीं किए जाते हैं तो डिजाइन अधूरी मानी जाती है, उसको अपन सही नहीं मानते हैं। तो मैंने लिखा है कि केवल अभिकल्पित ही नहीं किए जाते, बल्कि सेवा कार्यता की आवश्यकताओं की पूर्ति पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। सेवा कार्यता में मुख्य रूप से एक विक्षेप आता है, डिफ्लेक्शन आता है, दूसरा आता है दरार है, क्रैक्स, उस पर नियंत्रण, यानी कि कंट्रोल ऑन डिफ्लेक्शन एंड कंट्रोल ऑन क्रैकिंग्स या क्रैक्स। अतः अब मैं ये जो अंत में जो 4 लाइनें लिखी है, 1 2 3 4, ये इसकी डेफिनेशन है लिमिट स्टेट की। अतः किसी संरचना के विफल होने से पूर्व, किसी संरचना के विफल यानी कि फेल होने से पूर्व सुरक्षा यानी सेफ्टी एवं सेवा कार्यता सर्विसिबिलिटी की दृष्टि से, यानी उस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्वीकार्य सीमा एक्सेप्टेबल लिमिट को ही सीमांत अवस्था कहा जाता है। यानी कोई स्ट्रक्चर फेल हो रहा है मान लीजिए, उसके पहले किस लिमिट तक कोई चीज पहुंचनी चाहिए अलग अलग केस के अंदर, कि भाई इसको क्रॉस ना करे, वो क्रॉसिंग, इस लिमिट को क्रॉस नहीं करनी है, और जिस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है अलग अलग फील्ड के अंदर, उसको ही हम लिमिट स्टेट कहते हैं। यानी किसी संरचना के विफल होने से पूर्व सुरक्षा और सेवा कार्यता, सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी दोनों को ध्यान में रखकर हम कुछ मापदंड स्थापित करते हैं। ये चीज इससे, ये इसकी ज्यादा चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी हमारा क्वेश्चन 3 नंबर का है, हम डीप में नहीं जाएंगे। यहाँ भी हमको केवल पूछा गया है कि लिमिट स्टेट क्या होती है, उस बात को समझना बस, इसलिए मैंने इसको बहुत छोटे में आंसर दिया है। तो किसी संरचना के विफल होने से पूर्व सुरक्षा एवं सेवा कार्यता की दृष्टि से स्वीकार्य सीमा, यानी एक्सेप्टेबल लिमिट क्या है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उस स्वीकार्य सीमा को ही सीमांत अवस्था कहा जाता है। आपको इंग्लिश के अंदर देखना है, इसमें लैंग्वेज मिल जाएगी, आप देखेंगे आंसर भी मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन 8वां, ये भी बहुत छोटा क्वेश्चन है, 3 नंबर के हिसाब से लिखा मैंने, और टू द पॉइंट लिखा बिल्कुल। ये अच्छा, यहाँ मैं आपको कहना भूल गया था, ये ना लिमिट स्टेट, ये आया हुआ है 2015 में, पेज नंबर 69, क्वेश्चन पहला का पहला। अगला जो क्वेश्चन है 8वां, विभिन्न सीमा अवस्थाओं के नाम लिखो, नेम या मेंशन द डिफरेंट लिमिट स्टेट्स।
हमने जब कहा ना कि ये लिमिट स्टेट मेथड से करेंगे तो लिमिट स्टेट को बताया कि लिमिट स्टेट किसे कहते हैं। अब लिमिट स्टेट की अलग अलग सीमाएं, अलग अलग जो है रूप क्या क्या है, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है 2021 में। क्वेश्चन पहले का 5वां पेज नंबर 6 और 2016। मैं ये चाहूंगा कि आप ऐप के अंदर जो मैंने पेपर आपके लगा रखे हैं सारे ऐप के अंदर, उस ऐप में जाकर आप पेज नंबर 6 पर 2021 के पेपर में क्वेश्चन पहले का 5वां देखेंगे और पेज नंबर 63 पर क्वेश्चन पहले का ही 5वां है और 2016 के अंदर, तो आपको ये मिल जाएंगे। विभिन्न सीमा अवस्थाओं के नाम पूछे गए हैं। तो भैया मैं आपको इसका उल्लेख पिछले के ध्यान से मैं दे चुका था। देखिए ये निम्नलिखित है। दीज आर द फॉलोइंग। पहला, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ये सामर्थ्य की दृष्टि से स्ट्रेंथ। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ढहने की सीमांत अवस्था। ये स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया यानी ढह गया, उसकी सीमांत अवस्था है। क्या हम रखे लिमिटिंग कंडीशन की ऐसा ना हो सामर्थ्य की दृष्टि से। दूसरा है लिमिट स्टेट्स ऑफ सर्विसिबिलिटी, यानी कि पहली तो है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और दूसरी है लिमिट स्टेट्स ऑफ सर्विसिबिलिटी, यानी कि सेवा कार्यता की दृष्टि से सीमांत अवस्था। और सेवा कार्यता में 2 बातें होती है, डिफ्लेक्शन यानी विक्षेप और क्रैकिंग यानी कि दरारें। बस जब कभी कहते हैं ना कि विभिन्न सीमा अवस्थाओं के नाम लिखिए, मेंशन या राइट डाउन द वेरियस लिमिट स्टेट्स, तो आपको ये केवल लिखना जो आपको मैंने बताया। 9वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 8 नंबर में आ सकता है, 8 नंबर में भी संभव है। ढहने की सीमांत अवस्था को बताइए, समझाइए। व्हाट डू वी मीन बाय लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। हमें लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स को समझाना है। इसको कई बार कोलैप्स को अपन कहते हैं ना हिंदी में ढहना, ये चीज ढह गई, मिट्टी का मकान बना ये ढह जाएगा, ढहना। या कई बार इसको भंजन भी कहते हैं, ब्रेक होना, भंजन। तो ये भंजन और ढहना दोनों शब्द हिंदी के हैं और हम ढहने की जगह पर हम भंजन भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर एग्जाम में भंजन शब्द आ जाए ना तब घबराना मत, वो ढहना ही होता है। तो ढहने की सीमांत अवस्था को समझाना। टिप्पणी लिखती है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। ये क्वेश्चन देखिए 3 बार आया हुआ है 2018 में, देख रहे हो क्वेश्चन पहले का दूसरा पेज नंबर 34। 2005 में क्वेश्चन पहले का ए 124 पेज और 2015 स्पेशल एग्जाम, 2015 स्पेशल एग्जाम, उसमें क्वेश्चन दूसरे का पहला उसका भी ए पार्ट पेज नंबर 67। तो अब हम इस पर चर्चा करेंगे। जो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स है उसके हम बात कर रहे हैं। देखिएगा ध्यान से देखिएगा इसको। इसमें निम्नलिखित के आधार पर मूल्यांकन होता है, यानी असेसमेंट। हम किसी चीज को एसेस करते हैं ना, हम किसी भी चीज को जब जांचते हैं उसको असेसमेंट करते हैं, तो कुछ बेस तो होना चाहिए ना, उसके बिना कैसे आप एसेस करेंगे। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर असेसमेंट जब होता है, मूल्यांकन जब होता है, उसका कुछ बेस बनाया जाता है। वो समझिए। पहला, एक या अधिक क्रांतिक खंडों पर विभंग, यानी कि जो क्रिटिकल सेक्शन, कई बार शेयर फोर्स, कई बार बेंडिंग मोमेंट, अलग अलग प्रकार के जिस प्रकार से कोई स्ट्रक्चर ढह सकता है, कोलैप्स हो सकता है, उसकी बात कर रहे हैं हम। एक या अधिक क्रांतिक खंडों पर ऐसे होते हैं सेक्शन क्रिटिकल, जहां पे स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। एक या अधिक क्रांतिक खंडों पर विभंग, विभंग का मतलब होता है रप्चर, वहां से वो रप्चर हो जाना, उसका विभंग हो जाना, फट जाना। एक या ज्यादा क्रांतिक खंडों पर, एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ये डिस्कस किया जाएगा इसके अंदर। दूसरा, प्रत्यास्थ अथवा सुगठ्य अस्थिरता, इलास्टिक और प्लास्टिक इंस्टेबिलिटी। जब हम इलास्टिक और प्लास्टिक स्टेज से गुजरते हैं ना, उस दौर के अंदर उसकी जो इंस्टेबिलिटी है
इनस्टेबिलिटी यानी कि अस्थिरता, उसके कारण उसमें व्याकुंचन या बकलिंग होती है स्ट्रक्चर में। कॉलम होता है कुछ और, अभी हम बीम की बात कर रहे हैं, बीम के अंदर बकलिंग होती है, तो ये जो बकलिंग है ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो इन दो बातों पे ध्यान दिया जाता है लिमिट स्टेट ऑफ कॉलेप्स के अंदर। दो बातों पे ध्यान देते हैं, पहला रप्चर एट वन और मोर क्रिटिकल सेक्शंस, दूसरा इलास्टिक और प्लास्टिक इनस्टेबिलिटी के कारण बकलिंग। इन दो बातों पे ध्यान देते हैं। अब मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। उचित आंशिक सुरक्षा गुणांक, एप्रोप्रिएट पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, अभी मैं आपको इस वीडियो के बाद की वीडियो के अंदर ये आपको मिल जाएगा। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लिमिट स्टेट मेथड में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। सुरक्षा की दृष्टि से नाम है ना सेफ्टी फैक्टर। तो जब हमें क्रिटिकल लोड निकालना होता है डिजाइन के लिए, तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से गुणा करते हैं, और जब स्ट्रेस निकालनी होती है तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का भाग लगाते हैं। तो डिटेल में हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर पे बाद में पढ़ेंगे कुछ अगले वीडियो के अंदर। अभी फिलहाल इस पॉइंट ऑफ व्यू से उचित आंशिक सुरक्षा गुणांकों का प्रयोग करते हुए यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक खंड पर, यानी जो है ना सेक्शन क्रिटिकल, कि प्रत्येक खंड पर भारों के विभिन्न संयोजनों, देखिए कई बार डेड लोड प्लस लाइव लोड लेते हैं, कई बार लाइव लोड प्लस कुछ अदर, वो अपन जब सवाल करेंगे तो पता पड़ जाएगा आपको। क्योंकि विंड लोड तो कभी भी लाइव के साथ नहीं आते। जब लाइव होता है तो नॉर्मली विंड नहीं होता, और जब विंड होता है तो लाइव नहीं होता, डेड तो हमेशा होता है। तो अलग अलग हम लोड के करते हैं संयोजन, तीन चार अलग, वो हम बाद में जब डिटेल क्वेश्चन करेंगे ना डिजाइन के, तब आपको बताएंगे। क्योंकि कितनी प्रकार के भार कार्य कर सकते हैं डिजाइन के अंदर बीम पे। तो हमने आपको एक बात बताई इसके अंदर कि भारों के विभिन्न संयोजनों, कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स से उत्पन्न, अब अलग अलग प्रकार के लोड जो एक डेस्ट्रक्टिव नेचर बनाएंगे बीम को फेल करने की दृष्टि से, तो बेंडिंग में भी बीम फेल हो सकती है, शीर में फेल हो सकती है, टॉर्सन में भी हो सकती है, एक्सेल लोड ज्यादा लग जाएगा तब भी हो सकती है। उनके विरुद्ध ये जो चार बातें बताई मैंने आपको, बेंडिंग, शियर, टॉर्सन और एक्सेल लोड जो लगता है ना, उसके कारण उसके विरुद्ध प्रतिरोध कितना है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, वो निर्धारित मानक सीमा से कम तो नहीं है। एक लिमिट, ये लिमिट कितनी होती है, क्या होती है, वो अलग से क्वेश्चन समझो, अभी हम इसमें चर्चा नहीं करेंगे। निर्धारित मानक सीमा से कम ना हो, आपको लिमिट दे दी है, उससे कम कभी भी नहीं होना चाहिए अगर सुरक्षित रहना है तो। ये बात मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि लिमिट स्टेट ऑफ, ये जो आपके कॉलेज जो है उसमें क्या होता है। दो बातें ध्यान रखना, मैं रिविजन कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ कि रप्चर एट वन और मोर क्रिटिकल सेक्शन, नंबर वन। दूसरा इलास्टिक या प्लास्टिक कारण से जो होती है इनस्टेबिलिटी, उसके कारण जो होता है बकलिंग, व्याकुंचन। इन दो बातों पे ध्यान देते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कॉलेज के अंदर। और इन सब के लिए कि अगर फेलियर होना है, अगर बकलिंग होनी है, तो क्या लिमिट्स हैं, उन लिमिट को क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो उचित, और ये हम उसके लिए क्या करते हैं कि हम सुटेबल जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लेते हैं, ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हम आगे पढ़ेंगे बाद में डिटेल में। तो उचित आंशिक गुणांकों को, उचित आंशिक सुरक्षा गुणांकों का, यानी कि एप्रोप्रिएट पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स का प्रयोग करते हुए यह सुनिश्चित किया जाता है, कंफर्म किया जाता है कि प्रत्येक खंड पर भारों से उत्पन्न संयोजन, वायु प्रत्येक खंड पर, यानी जो अलग है ना सेक्शन क्रिटिकल, उनके ऊपर भारों के विभिन्न संयोजनों, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स से उत्पन्न बंकन, बेंडिंग, अपरूपण, शियर, ऐंठन, टॉर्सन एवं अक्षीय भार के विरुद्ध प्रतिरोध निर्धारित मानक सीमा से कम ना हो। सीमाएं होती हैं,
वो हम बाद में पढ़ेंगे। भाई इससे चीज ज्यादा नहीं होनी चाहिए, डिफ्लेक्शन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्रैक की जो विड्थ है वो इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार की बातें आएंगी, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, कुछ स्टैंडर्ड तय होते हैं, उनसे क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो हम लिखा ना, रेजिस्टेंस शुड नॉट बी लेस देन द डिसाइडेड स्टैंडर्ड लिमिट्स। तो ये दो बातें हम जो पढ़ी है, यही आपके लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में आती हैं। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये 8 नंबर में आ सकता है भाई, ये मैंने लिया तो 3 नंबर में, लेकिन ये 8 नंबर में आ सकता है। ये क्वेश्चन 4 बार आया हुआ है, सॉरी 3 बार आया हुआ है। पहले तो 2010 स्पेशल, 2006 और 2003। 2010 स्पेशल में पेज नंबर 92 है, उस पर क्वेश्चन 8वें का दूसरा। 2006 में पेज नंबर 120 है, उसमें क्वेश्चन 4थे का दूसरा। और 2003 में पेज 132 पर है, क्वेश्चन 3 का पहला। वो क्या है कि नमन में यानी कि फ्लेक्सर में, नमन यानी कि मुड़ना, नमन में ढहने की सीमांत अवस्था में मान्यताएं क्या क्या हैं, व्हाट आर द। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 3 में भी आ सकता है और 8 में भी आ सकता है, जैसा आप देखें उसी के हिसाब से आप उसको उत्तर दें। मैं इसको 8 नंबर के हिसाब से उत्तर दे रहा हूँ, हालांकि 3 में आने की संभावना, लेकिन मैं इसको डिटेल में आंसर दे रहा हूँ। assumptions in limit state of collapse in flexor। फ्लेक्सर में जब कोलैप्स होता है, उसके assumptions क्या क्या हैं। यानी आप ये जो मेथड है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स वाला, इसके अंदर क्या मान के चलते हैं देखिएगा। मैंने कुल मिलाकर इसके 6 पॉइंट दिए हैं, और फॉर्चुनेटली ये सभी आपको कोड में मिल जाएंगे, इसलिए कहीं जाना ही नहीं है। कोड के अंदर पेज नंबर 69, क्लॉज नंबर 38.1, पेज नंबर 69। ये देखिएगा, पेज नंबर 69 दिख रहा है आपको, और क्लॉज है 38.1, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। फ्रैक्चर का मतलब, फ्रैक्चर का मतलब होता है बेंडिंग। एजम्पशंस यानी कि मान्यता है, देखिए पूरे लिखे हुए, बहुत डीप में लिखा है इसके अंदर, और इसके एफ तक है, ABCDE है, मेरे 6 एजम्पशंस हैं। ये सब कुछ इंग्लिश लिखा हुआ है, कहीं को समस्या नहीं है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल इनको देख के एग्जाम में लिख सकते हैं, कोई ये इसको नकल करना नहीं कहेगा, ध्यान देना। क्योंकि कोड आपको मिलता है, और कोड में कोई चीज मिल जाए आंसर, तो उसको नकल करना नहीं कहते, उसको आप कहते हैं कोड का आपने सदुपयोग किया है, आपने ये जो कोड दिया ना इसका प्रॉपरली यूज किया है। हाँ, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा आपको थोड़ा सा इसमें चेंज करके अपनी भाषा को सिंपल वे में लिखेंगे, ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। तो मैंने हिंदी में इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश की है, आप देखिएगा। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। नमन में ढहने की सीमांत अवस्था में मान्यता क्या है, व्हाट आर द एजम्पशंस इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्रैक्चर। मैंने थोड़ा शॉर्ट में किया है। ये मान्यता निम्नलिखित है। द एजम्पशंस आर फॉलोइंग। पहला, बंकन से पूर्व यानी बिफोर बेंडिंग क्या होता है कि जैसे कोई बीम है, ऊपर से लोड आएंगे तो बीम क्या होगा, मुड़ जाएगी। बीम के जो क्रॉस सेक्शन होते हैं, देखिएगा ये रेफर है ना, इसका ये क्रॉस सेक्शन है, बिल्कुल प्लेन है, ये समतला करती है। जैसे मान लीजिए ये मान लो कोई बीम है, ये बीम है, ये आपके कोई बीम है, तो ये है ना, ये देखो ये वाला, ये वाला इट इज प्लेन, ये कोई मुड़ा हुआ नहीं है, समतला करती है। देखो आप और अच्छा समझना चाहें, ये भी देखिएगा, बीम के लिए ये बीम है मान लीजिए, और ये इसका प्लेन, ये वाला साइड में देख रहा हो, ये वाला बिल्कुल समतल ही है, इसमें कोई कर्व नहीं है। तो
आपने पढ़ा होगा पहले मैकेनिक्स ऑफ मेटल के अंदर, क्लॉज के अंदर, कि बेंडिंग के पहले एक्सिस के परपेंडिकुलर, जैसे एक्सिस है ना, एक्सिस के परपेंडिकुलर जो क्रॉस सेक्शंस होते हैं वो प्लेन होते हैं, समतल होते हैं। और आफ्टर बेंडिंग डेफिनेटली बेंडिंग में भी मुड़ जाती है, तो प्लेन भी मुड़ेगा, लेकिन रहेगा वो प्लेन ही, समतल रहेगा, वो कर्व नहीं होगा। जैसे देखिएगा ये मेरा हाथ है, अब दिख रहा है वो, ये हाथ एकदम स्ट्रेट रखा ना मैंने, ये तो जो मुड़ेगा ना ये यूं हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा, लेकिन रहेगा वो प्लेन ही। ये आप देख रहे हैं, ये वाला बिल्कुल प्लेन है वाला, ये ऐसे कर्व नहीं होगा। ये पन्ना देख रहे हैं आप, ये पन्ना प्लेन है, मैंने इस पन्ने को ऊपर उठा दिया, अभी भी प्लेन है, लेकिन अगर ये ऐसे मोड़ दो ना, ये कर्व हो गया। ऐसे नहीं होता है, मुड़ता नहीं, ऐसे नहीं होता है, इसमें कर्व नहीं आता, रहेगा, समतल रहेगा। तो बेंडिंग होने से पहले जो क्रॉस सेक्शन है बीम का वो प्लेन था, और बेंडिंग होने के बाद भी प्लेन ही रहेगा। ठीक है, वो पहले प्लेन ऐसे था, अब वो प्लेन यू हो गया। मैं फिर आपको समझाता हूँ। पहले देखिए मेरे दो हाथ, ये थे सेक्शन, और बाद में ये यू हो गए, तिरछे हो गए, तो है वो प्लेन ही। या खिंचता है तो ये इस तरह से, ये खिंच जाते हैं इस तरह से। क्रॉस सेक्शन जो होते हैं अपनी जगह से हट सकते हैं, लेकिन रहेंगे वो प्लेन ही। तो आपको ये लिखना होगा, और ये सब लिखा हुआ है, कोड में लिखा हुआ है, चिंता नहीं करनी है आपको। देखिए, प्लेन सेक्शंस नॉर्मल टू एक्सिस रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। यानी कि बंकन से पहले जो सेक्शन प्लेन थे, बंकन के बाद भी वो प्लेन ही रहेंगे। इसका मतलब ये होता है कि उसमें कोई एक तरह का शीयरिंग स्ट्रेस डेवलप नहीं हो रही है। प्लेन का मतलब ये होता है, हम जब बात करते हैं ना बेंडिंग की, तो शेयर को बिल्कुल भूल जाते हैं, शेयर का इफेक्ट हम उसमें ले होता, हालांकि असर होता है शेयर का, लेकिन बेंडिंग को जब स्टडी करते हैं तो शेयर की बात हम करते नहीं। उसी कारण हम कहते हैं कि जो सेक्शन मुड़ने से पहले समतल थे, वो मुड़ने के बाद भी समतल ही रहेंगे। दूसरा दूसरा याद रखें आप, कंक्रीट में अधिकतम विकृति, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट विल बी 0.0। ये तो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आता रहता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, कि बीम के अंदर कंक्रीट में स्ट्रेन की अधिकतम वैल्यू कितनी होती है। याद रखिए 0.0035, ये मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्ट्रेन है। कंक्रीट में अधिकतम विकृति यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेन 0.0035। तीसरा पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो मैं आपको बहुत शॉर्ट बता रहा हूँ, लेकिन कभी कभी इस पे अलग से 3 नंबर क्वेश्चन बन जाता है। ये जो पॉइंट नंबर 3 है ना, इस पे 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कई बार। मैं समझा रहा हूँ आपको। ये हमने कंक्रीट के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाया है। ये देखिएगा, इधर जो, अगर हम कहते हैं ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर तो स्ट्रेन है, विकृति, और वाई एक्सिस पर स्ट्रेस है, प्रतिबल। हम किसी की बात कर रहे हैं, कंक्रीट की। क्यों? उसमें लिखा हमने एफ सी के। एफ सी के मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। याद कीजिएगा, अगर M20 ग्रेड कंक्रीट है तो एफ सी के होगा 20 N/mm²। M15 ग्रेड है तो 15 N/mm²। M40 है तो 40 N/mm² एफ सी के होता है। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें आपको लिखना क्या है। तीसरे पॉइंट के अंदर, तीसरे पॉइंट में लिखना है कि कंक्रीट के लिए जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं, तो जब तक विकृति 0.0020 पहुंचती है, तब तक तो ये शेप होती है पैराबोलिक। देख लिखा ना, पैराबोलिक, परवलयिक, PARABOLIC, पैराबोलिक। ये देखिए, ये शेप देखिए, वो कर्व परवल है, यानी कि पैराबोलिक। ये देखिए पैराबोलिक, ये पैराबोलिक। आप कह रहे होंगे मैंने ये 3 दिन क्यों बना है, इसका कारण अभी बताता हूँ आपको।
तो जब तक ये स्ट्रेन कंक्रीट में 0.0020 होती है, तब तक तो ये रहता है कर्व पैराबोलिक। कौन सा? स्ट्रेस और स्ट्रेन का। लेकिन जब 0.0020 स्ट्रेन पहुंच जाती है, उसके बाद ये होती है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट। ये मैंने 3 केसेस लिए हैं। पहला, स्ट्रेस अप टू एफसी के, ये सबसे डेंजरस है। आपने इतना स्ट्रेस उत्पन्न होने दिया कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बराबर, फिर तो बहुत ज्यादा चांस है कि थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो फेल हो जाएगा। उसके लिए क्या होता है कि हम थोड़ा सा इसको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस स्ट्रेस को एफ सी के की जगह 0.67 एफ सी के मान के चलते हैं डिजाइन पर्पज में। डिजाइन पर्पज में इसको 0.67 एफ सी के मान के चलते हैं। अब एक बात समझिएगा, एफ सी के की तुलना में 0.67 एफ सी के कम है ना, क्योंकि ये एफ सी के है और ये उसका 0.67 गुना है, यानी उसका 67% ये है। यानी स्ट्रेस ये ज्यादा है, ये कम है। स्ट्रेस कम कब होती है? आप जरा कल्पना कीजिए, स्ट्रेस कब कम होती है? स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स जो आना है वो आएगा, आप उसको चेंज कर सकते नहीं। हाँ, आप एरिया बढ़ा सकते हैं स्ट्रक्चर का, महंगा बना के उसको ज्यादा खर्च करके अपना पैसा। अगर स्ट्रेस कम किया आपने स्ट्रेस को कम कर दिया, इस वजह आपने एरिया बढ़ा दिया। क्योंकि स्ट्रेस होती है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स जो है वही है, एरिया बढ़ा दिया। एरिया बढ़ा यानी कि जहां आपको कोई मोटाई रखनी थी आरसीसी की, मान लीजिए 200, वहां आपने 250, 220, 230, इस प्रकार से आपने माल ज्यादा लगाया, आपने ज्यादा पैसा खर्च किया। जो पैसा खर्च करेंगे, जब एरिया बढ़ेगा, स्ट्रेस घटेगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि 0.67 से गुना क्यों करते हैं? ये डिजाइन पर्पज से करते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि हम पहले से डिजाइन को इतना मजबूत बना दें कि उसके फेल होने के चांसेस नगण्य हो जाए। और उसके बाद सेफ्टी फैक्टर, एक सेफ्टी फैक्टर और लेते हैं हम, इसकी चर्चा अगले कुछ वीडियोज में करेंगे। इसे कहते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। ये इसको बोलते हैं गामा एम। एम का मतलब मटेरियल, या मटेरियल क्या? कंक्रीट। तो कंक्रीट के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.5 होता है, इसको आपको याद रखना है, 1.5। तो हम 1.5 का और भाग लगाते हैं और ज्यादा सेफ्टी के लाने की। पहले तो हमने एफसी के की जगह 0.67 एफसी के लिया, अब इसको और सेफ बनाने के लिए हमने और भाग लगाया गामा एम का, यानी कि 1.5 का। आप देखेंगे कि 0.67 में जब आप भाग लगाओगे 1.5 का, तो 0.446 आएगा, 0.446। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में काम आएगा, ध्यान रखना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये बहुत बार आएगा, ये अभी आएगा, वो भी आएगा, सब कुछ आएगा। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये 0.446 कैसे आया। पहले तो ये एफ सी के को गुणा किया 0.67 से, सुरक्षा की दृष्टि से, और ज्यादा सेफ्टी के लिए हमने गामा एम से भाग लगाया, तो ये आ जाएगा 0.446 एफ सी के। ये 3 ग्राफ मैंने बता दी। ये एफ सी के मानते हुए ये उसका स्ट्रेस को हमने कम कर दिया, जो थी ना उसका 67% लिया, और यहाँ और कम कर दिया पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का भाग लगाकर। ये चीजें आपको देखनी है, ये लिखना पड़ेगा तीसरे पॉइंट के अंदर, कि जब तक स्ट्रेन 0.0020 होती है तब तक तो कर होता है पैराबोलिक, और जब इसको क्रॉस कर जाती है तो कर होता है स्ट्रेट लाइंस। मुझे आशा है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट, ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं कोड के अंदर, तो आप चिंतित ना हो, याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप 2 दिन में पढ़ोगे, अपने आप ही याद हो जाएंगे। कंक्रीट की तनाव सामर्थ्य को नगण्य माना जाता है, ये भी एजम्पशन ध्यान रखना। यानी कि कंक्रीट इज केपेबल ऑफ टेकिंग कंप्रेसिव लोड एंड नॉट टेंसाइल फोर्स। यानी टेंशन जोन में तो केवल और केवल स्टील को ही मानता है, हालांकि उसमें कंप्रेशन, उसमें कंक्रीट होता है, टेंशन जोन में भी कंक्रीट होता है, लेकिन हम ये मानते हैं कि कोई लोड कंक्रीट टेंशन में लेता नहीं है, ये एजम्पशन है। कंक्रीट की
तनाव सामर्थ्य को नगण्य मानते हैं। इसका मतलब टेंसाइल फोर्स सारा कौन लेता है? लोहे का सरिया, यानी कि रीइंफोर्समेंट। प्रबलन, पांचवा, प्रबलन में यानी कि इन रीइंफोर्समेंट प्रतिबल विभिन्न प्रकार के स्टील्स के प्रेशर, ये स्टील्स के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्मॉल बी मतलब स्ट्रेन, स्मॉल बी मतलब स्ट्रेस प्रतिबल, स्मॉल ई का मतलब स्ट्रेन विकृति। स्टील के लिए प्रतिबल विकृति कर्व होते हैं, उन कर्व की सहायता से अपन याद करते हैं। ये कर्व ऐसे होते हैं, अभी यहाँ डीप में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन कोर में है ये। मैं इसको बाद में लूंगा अलग से क्वेश्चन के अंदर, मैं आपको अलग से एक क्वेश्चन बनाऊंगा, इसमें इसको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। ये पेज नंबर 70 देखिए आप, पेज नंबर 70, और ये आपको दिख रहे हैं ग्राफ, ये अलग अलग प्रकार के स्टील के लिए ग्राफ है। अगर माइल स्टील है तो एफ कितना हो जाएगा? 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अगर एफ 415 ग्रेड है तो एफ कितना हो जाएगा? 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर। और अगर ये एफ 500 ग्रेड का स्टील है तो एफ कितना हो जाएगा? 500 न्यूटन पर एम स्क्वायर। यहाँ देखिएगा आपको मिलेगी स्ट्रेन और यहाँ मिलेगी आपको स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस और ये स्ट्रेन। ये अलग अलग है। जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर स्ट्रेन है, जैसे मान लीजिए 0.001 स्ट्रेन है, ये तो अलग लग रहा है फिर। इस पर स्ट्रेस कितनी होगी? देखिए ऊपर जा रहा है ये 0.001 है ना, ये 0.001 ये वाला, ये देखिएगा ये आ गया ना यहाँ पे, ये स्ट्रेस हो गई, यहाँ मिल जाएगा 0.85 एफ आई, कुछ कम। ये अगर हम एफ आई के अंदर 1.15 को भाग लगा दे तो, और भाग ना लगाए तो उस केस में अगर हम देखें 0.001 पर, ये रहा 0.001, देखिए ना, देखो पॉइंट, देखिएगा 0.001 दिख रहा है यहाँ पे। अभी आ जाएंगे और यहाँ आएंगे, उस केस में जो स्ट्रेस है वो 0.975 एफ आई है, 0.975 एफ आई, 0.975 एफ आई। और जब भाग लगा देंगे 1.5 का, फिर कम वैल्यू आ जाएगी। तो आपको अगर स्ट्रेस निकालनी है रीइंफोर्समेंट के अंदर, तो ये जो कर्व होते हैं ना, ग्राफ, ये होते हैं अवेलेबल एग्जाम में। तो उन ग्राफ पे देखो स्ट्रेन कितनी है, और स्ट्रेन को पढ़कर उसके हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि स्ट्रेस कितनी है। ये बात मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है 5 नंबर पॉइंट के अंदर। प्रबलन यानी कि रीइंफोर्समेंट में प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस विभिन्न प्रकार के स्टील के लिए, 3 प्रकार स्टील बताया मैंने, Fe 250, Fe 415, Fe 500। विभिन्न प्रकार के स्टील के लिए स्मॉल p ऑब्लिक स्मॉल ई यानी कि स्ट्रेस स्ट्रेन जो कर्व होते हैं उससे ज्ञात किए जाते हैं। इस्पात के लिए यानी कि फॉर स्टील पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.15 लिया जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई कंक्रीट के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.5 और स्टील के लिए 1.15 ऐसे क्यों कम लेते हैं? इसका उत्तर मैं अलग से दूंगा बाद में, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि हम स्टील के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.15 रखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल नंबर 5 है। फिर पढ़ देता हूँ। प्रबलन यानी कि रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्सिंग बार में प्रतिबल विभिन्न प्रकार के स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से ज्ञात किए जाते हैं। स्ट्रेन पता होगी तो आपको स्ट्रेस मिल जाएगी। देखिए मैंने बताया था अभी कोड के अंदर। और लास्ट जो इसका पॉइंट है छठा, इससे आपको स्ट्रेन मिलेगी, और जैसे इससे स्ट्रेन मिलेगी तो 5 नंबर पॉइंट से स्ट्रेस मिलेगी। ये देखो छठा पॉइंट, तनाव प्रबलन यानी कि टेंशन रीइंफोर्समेंट। हमेशा ध्यान दीजिएगा, रीइंफोर्सिंग बार जो होती है यानी कि प्रबलन छड़े जो होती है लोहे के सरिये जो होते हैं, हमेशा टेंशन जोन में लगाए जाते हैं। तो तनाव प्रबलन में अधिकतम विकृति का मान
यानी जो मिनिमम वो जो मैक्सिमम स्ट्रेन है ना, मैक्सिमम स्ट्रेन उसकी वैल्यू इस वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए, बस ये ध्यान देना। ये एजम्पशन है, ध्यान रखना, छठा बहुत इंपॉर्टेंट और लिखा हुआ है, आप चिंता ना करें, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये आपको लिखा मिल जाएगा, इसलिए डरना नहीं है। द मैक्सिमम स्ट्रेन इन द टेंशन reinforcement in the section at failure shall not be less than this Fi upon 1.15 ES plus 0.002। ये याद रखना आपको। तनाव प्रबलन टेंशन reinforcement में अधिकतम विकृति का मान विफलता पर यानी एट फेलियर इस वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए। ये वैल्यू क्या है? Fi, अगर Fe 250 है तो ये 250 या 415 या 500 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। उसमें भाग लगाएंगे पहले तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का स्टील के लिए, जो कि होती है 1.15, और फिर आपको निकालना क्या है? स्ट्रेन। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेन की बात चल रही है, तो आपको पता है ना, जब स्ट्रेस में भाग लगाते हैं यंग्स मॉडुलस का, यंग का प्रत्यास्थ गुणांक याद ही आपको, याद होना चाहिए आपको। देखिए स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है यंग्स मॉडुलस। ये पढ़ा ना फॉर्म में आपने, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस। इसका मतलब अगर आप स्ट्रेन निकालेंगे तो स्ट्रेस में यंग्स मॉडुलस का भाग लगाएंगे। आप अगर स्ट्रेन निकालनी है स्ट्रेन, तो स्ट्रेस में यंग्स मॉडुलस का भाग लगाए, वो हमने किया है यहाँ पे। एफ आई क्या है? स्ट्रेस है, कौन सी? इल्ड स्ट्रेस, और इसमें भाग लगाएंगे ई का मतलब यंग्स मॉडुलस। और स्टील का यंग का गुणांक क्या होता है? आप पढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं, 2 × 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। 2 × 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, लिख दिया यहाँ पे। ई यानी यंग्स मॉडुलस, एस यानी स्टील, ये होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये ईएस मैंने यहाँ देखो काम में लिया है। एफ आई इल्ड स्ट्रेस, उसमें भाग लगाएंगे 1.15 का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का, फिर भाग लगाएंगे ईएस का, तो स्ट्रेस में भाग लगा यंग्स मॉडुलस का, तो आगे स्ट्रेन, और उसके अंदर आपको ये मिनिमम 0.002 जोड़ना है। यानी कि एफ आई में 1.15 का भाग लगाएंगे, फिर ईएस का भाग लगाएंगे 2 × 10⁵ का, उसमें 0.002 जोड़ेंगे, वो जो आएगी वैल्यू स्ट्रेन की, उससे कम कभी भी स्ट्रेन स्टील में होनी नहीं चाहिए। और जैसे ही आपको स्ट्रेन मिलेगी, ये करीब 0.004 आती है, जैसे ही मिलेगी आपको, उसके बाद आपको ये जो मैंने बताया आपको, ये आपको ये ना स्ट्रेन यहाँ मिल जाएगी आपको, और उसके बाद आप ये ग्राफ की सहायता से आप स्ट्रेस यहाँ से पता कर सकते हैं कि एफ आई है, या 0.975 एफ आई है, या 0.95 है, या 0.90 है, इस प्रकार से मिल जाएंगे। कब? आफ्टर स्ट्रेन। और स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला ये रहा, एफ आई अपॉन 1.15 इंटू ई एस प्लस 0.002, इससे कम नहीं होनी चाहिए, ये मिनिमम है। और अधिकतम विकृति का मान देखा ना, अधिकतम विकृति का जो मान है इससे कम नहीं होना चाहिए। मुझे आशा है कि आपने ये वीडियो बहुत अच्छे से सुना होगा, अच्छे से देखा होगा, और ये जो क्वेश्चन मैंने किया अभी अभी, ये 8 मार्क में भी आ सकते हैं। और कोड का महत्व समझो, क्योंकि लगभग सभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन के आंसर आपको कोड में मिल जाएंगे। तो मैंने आपको अच्छे से बताने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूँ कि आपने अच्छे से देखा, समझा और सीखा होगा। अपने नोट्स बनाए और क्वेश्चंस को पूरा उतारें। ये मैं आपको जो बताता हूँ ना कि 2010 स्पेशल में, ये 2006 में, 2003 में कौन सा क्वेश्चन है, किस पेज पे नंबर है, ये आप उतारना चाहिए हर स्टूडेंट को अपने हाथ से, और वो उतारने के बाद आंसर लिखना चाहिए, तो उससे बहुत फायदा मिलता है एग्जाम में। तो अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।